जुबैदा मुल्ला आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके पहले हमने व्याकरण के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम हिंदी सुलभ भारती टेक्स्ट का पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम आज का सुविचार देखते हैं। आज का सुविचार है, समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि समय पर समझ नहीं होती है और समझ आने पर समय निकल जाता है। बच्चों, ये इस सुविचार से आप लोग क्या समझे? देखो, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि आज आप लोग पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लास मेरी अटेंड कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई दिल में सोचा है, मन में सोचा है कि हम आगे चलकर ये बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे। तो आप लोग को ये सब बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी और आप लोग कर रहे हो। और जब कल आप डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बन जाओगे तो आप सोचोगे कि हमने कितना, उस वक्त हमने अपना समय जो हमको मिला था उसका हमने सदुपयोग किया। समय को, उस वक्त हमको जो साधन मिला और हमने अपनी समझदारी से हमने समय का यूज किया, इस्तेमाल किया, तो आज हम पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बन गए हैं। लेकिन जो लोग समय पर अपनी समझदारी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि अरे क्या पढ़ाई करना है, हमको पढ़ाई करने से क्या होता है। कुछ लोगों को ये ख्याल होता है कि लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है, लड़कियां तो आखिर को जाके कोई खाना पकाना, घर का काम ही करना है, इनको पढ़ाने से क्या मतलब है। लेकिन जब कल उनको उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो पढ़े लिखे ना होने की वजह से उनको घर घर जाके घरों का काम करना पड़ता है, या फिर कुछ और दूसरा ऐसा छोटा मोटा काम करना पड़ता है। तब उनके माँ बाप सोचते हैं कि काश हमने अपनी बेटी को पढ़ाया होता तो वो आज अपने पैरों पर खड़ी होती और उसको ये समय देखना नहीं पड़ता। तो अब उनको समझ आ गया है, लेकिन क्या हो गया है कि उनका समय चला गया है, उनके हाथ से निकल चुका है। तो इसलिए हम बच्चों, हमको चाहिए कि जब हमको जो समय हमारा आज चल रहा है, आज हमने जो सोचा है, उसका हमको जो साधन मिल रहा है, हम अपनी समझदारी से तो समय को अपने लिए अच्छा बना ले और कुछ अच्छा कर कर दिखाए, तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हमको सफलता भी बहुत मिलेगी। आज का टॉपिक हमारा इसी सुविचार पर संबंधित है। हमारा आज का हिंदी टॉपिक है सुलभ भारती टेक्स्ट बुक का सेकंड सबक है बारिश कौर। इसकी लेखिका का नाम है विभा रानी। हम पहले पाठ पढ़ने से पहले बच्चों, हम विभा रानी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, विभा रानी जो है, उनका जन्म जो है 1959 को मधुबनी, जो कि बिहार में है, वहां पर हुआ था। इनका परिचय क्या है? बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी वो मैथिली की राष्ट्र स्तर की लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। अब इनका देखो प्रमुख कृतियां, इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है, कौन से नॉवेल्स, कौन से कहानियां लिखी है, उनके कुछ नाम है यहाँ पर। देखो, चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू जाट के किस्से, ये कहानी संग्रह है, कहानी बहुत सारी कहानियों की किताब है। अगले जन्म हुए बिटिया ना खींचो, ये एक नाटक है। समर्थ कैन, द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद है ये। और बिल टेलर की डायरी, ये कुछ उनकी जो है कृतियां उन्होंने लिखी है, ये हम आज देख रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि गद्य संबंधी इन्होंने क्या कहा है। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। देखो, यहाँ पर हमको विभा रानी यही समझाना चाह रही है कि जो लोग समय पर अपनी अक्लमंदी से उस वक्त हमको जो भी साधन प्राप्त होता है उसको हम
अपने लिए सही तरह से यूज करके अपना काम करते हैं, समझदारी का सबूत देते हैं, तो आगे चल के हमको सफलता प्राप्त होती है। तो जीवन में वही सफल होते हैं जो समय पर अपनी समझदारी का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों देखो, ये हो गया विभा रानी का परिचय। अब हम देखेंगे कि पार्ट हमारा दूसरा सेकेंड पार्ट है वारिस पार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि वारिस का मतलब क्या। देखो बच्चों, वारिस का मतलब है पुराने जमाने में राजा होते थे। राजा के मतलब जब राजा बूढ़े हो जाते थे या फिर वो मर जाते थे तो उनके बाद उनका राजपाट, उनकी जो गद्दी है वो संभालने के लिए किसी की जरूरत होती थी। तो ये राजपाट जो है, राजपाट वगैरह संभालने के लिए राजा के बेटे होते थे या बेटियां होती थी, तो उनको गद्दी और राजपाट संभालने के लिए दिया जाता था। तो ये जो राजा के बेटे या बेटियां जो गद्दी संभालती थी, राजपाट संभालती थी, उनको राजा का उत्तराधिकारी कहते थे। उत्तराधिकारी का मतलब ही वारिस है। मतलब वारिस यानी उत्तराधिकारी, जो राजा के बूढ़े हो जाने के बाद या उनकी मृत्यु हो जाने के बाद में तो राजा का राजपाट संभालता है, उसको ही वारिस कहते हैं। और वारिस यानी उत्तराधिकारी। अब यहाँ देखो, अब मैं हम लोग पाठ की तरफ पढ़ते हैं। आप देखते हैं कि हमारा पाठ क्या है। वारिस कौन में हमने क्या पढ़ना है, हमको हम वो पढ़ेंगे। मैं पहले पढ़ूंगी और उसके बाद में आप लोगों को समझाऊंगी। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। फैसला कैसे हो, वो सोच वो सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। बच्चों देखो, ये कहानी मैंने इतना जो पढ़ा मैं इसको आपको समझाती हूँ कि एक राजा था और उसकी 4 बेटियां थी। राजा सोचने लगा कि अब वो बूढ़ा हो चुका है तो वो अपना राजपाट किसे सौंपे। अब उसको सोचने लगा कि मेरी 4 बेटियां हैं, चारों बेटियों में कौन ज्यादा होशियार है। जो ज्यादा होशियार होगी, अक्लमंद होगी, मैं उसे ही अपनी राजगद्दी सौंपूंगा। ये सोचकर उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया और उनको 100 दाने गेहूं के दिए और कहा कि इसे तुम अपने पास संभाल कर रखो। जब 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा तो आप लोग मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं का इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपने संदूकची में डाल दिया और सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस उसे बहुत पसंद था। ये गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मगन हो। देखो बच्चों, जब राजा चारों बेटियों को बुला के गेहूं के दाने देता है तो चारों बहनें गेहूं के दाने लेकर जाती हैं अपने अपने कमरे में। और सबसे बड़ी बहन क्या करती है, गेहूं के दानों को खिड़की से बाहर अपने कमरे में जाती है और गेहूं के दानों को खिड़की से बाहर फेंक देती है और सोचती है कि पिताजी 5 साल बाद ये दाने मांगेंगे, पिताजी को क्या उस वक्त ये याद भी रहेगा कि मैंने कुछ गेहूं के दाने दिए थे। और याद भी रहा तो क्या हुआ, वो सोचती है कि हमारा भंडार इतना बड़ा है महल का, उसमें इतने सारे गेहूं है,
तो मैं उसमें से 100 गेहूं निकाल के पिताजी को दे दूँ। अब दूसरी बहन क्या करती है, गेहूं के दानों को चांदी की एक डिब्बी लेती है, उसमें डालकर उसको मखमल के थैले में अच्छी तरह से बंद करके अपनी संदूकची में डाल देती है, सुरक्षित कर देती है उसको। और सोचती है कि जब 5 साल बाद पिताजी मेरे से दाने मांगेंगे तब मैं ये दाने उनको वापस कर दूंगी। तीसरी बहन क्या करती है, बस सोचती रहती है कि इसका क्या करूं। और चौथी जो होती है वो बहुत छोटी होती है, उसको समझ नहीं होती है, इसलिए वो क्या करती है, उसको शरारते करना पसंद होता है और गेहूं के दाने भी बहुत पसंद होते हैं, उसको खाने के लिए अच्छे लगते हैं। वो गेहूं को दानों को भुनवा लेती है और उस गेहूं के दानों को भुनवा कर खा डालती है और खेल में मगन हो जाती है। अब यहाँ पर देखो, आगे बढ़ती हूँ मैं। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वो ऐसा ना कर सकी। 2-3 दिनों तक वो सोचती रही, फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। अब बच्चों देखो, यहाँ पर तीसरी बेटी जो है वो कुछ भी नहीं करती है। बड़ी बेटी बेटी जो है दाने फेंक देती है, छोटी बेटी उसको मखमल के थैली में डिब्बे में डालकर चांदी के उसको संभाल कर रख देती है, और चौथी बेटी जो है वो फूल कर खा लेती है। लेकिन तीसरी बेटी अब तक कुछ भी नहीं करती है, वो सोचती है कि मैं भी अपनी बहनों की तरह करूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती है। फिर उसके दिमाग में एक बात आती है, वो क्या करती है, उसकी खिड़की कमरे के पीछे जो है जमीन होती है, बड़ी जमीन रहती है, वो दाने वो जाकर वहां पर बो देती है। कुछ दिनों में उसमें से अंकुर फूटते हैं और पौधे भी मस्त बड़े बड़े पौधे भी आ जाते हैं, और कुछ दिनों में उसमें गेहूं के दाने भी आ जाते हैं। राजकुमारी क्या करती है, फिर उन दानों को, वो जो फसल आती है गेहूं की, उसमें से दाने निकाल लेती है और फिर से बो देती है, फिर से बो देती है। इस तरह से उसके पास 5 वर्षों में ढेर सारा गेहूं तैयार हो जाता है। अब 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? बच्चों, अब राजा क्या करते हैं, 5 साल बाद जब 5 साल हो जाता है तो राजा फिर से चारों लड़कियों को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि मैंने 5 साल पहले आप लोगों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे, वो कहाँ है? तो वो बड़ी राजकुमारी क्या करती है, जल्दी से जाकर भंडार घर जाती है और वहां से वो 100 दाने लाकर राजा को दे देती है। राजा उनसे पूछते हैं कि क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिया था? जबकि बड़ी राजकुमारी तो दाने फेंक चुकी थी, लेकिन वो भंडार से लेकर आई, मतलब ये दाने वो नहीं थे जो राजा ने दिए थे। अब देखो, पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। राजा जब कड़क कर पूछता है पहली बेटी को, बड़ी बेटी को, कि क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे 5 साल पहले, तो वो बोलती है हाँ, झूठ बोलती है। लेकिन जब राजा एकदम जोर से चिल्लाकर पूछते हैं उसको, तो वो डर जाती है और सच्ची बात बता देती है कि उसने दानों का क्या किया। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारी दानी कहाँ है? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल की खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोल कर देखा, दाने सड़ गए थे। राजा ने फिर दूसरी लड़की को कहा कि तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी क्या करती है, जल्दी से जाती है, अपनी संदूकची लेकर आ जाती है। दूसरी राजकुमारी ने संदूकची में मखमल के अंदर लपेट कर
डिब्बी के अंदर डालकर उसको उसमें संभाल कर रखा था। तो वो क्या करती है, वो संदूकची लेकर आती है और 5 साल तक एक के दाने तो रह नहीं सकते हैं। पांच राजा को भी छोटी दूसरे नंबर की लड़की जो संदूकची देखी उसमें राजा को 100 दाने सड़े हुए मिलते हैं। पहले इसका भी वही है। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्कर में पड़ जाते हैं। राजा क्या करते हैं, अब चौथी लड़की को कहते हैं। चौथी लड़की जो है वो बहुत छोटी है, थोड़ी नासमझ है, थोड़ी चंचल है, शरारतें करती है। तो राजा उससे पूछते हैं कि तुम्हारे दाने कहाँ गए। तो वो कहती है कि क्या पिताजी, वो आपने जो दाने दिए थे वो दाने तो मैंने भुनवा कर खा लिए, आपको तो पसंद नहीं है। आपको पता है कि मुझे भुने हुए दाने कितने अच्छे लगते हैं गेहूं के। और आप भी पिताजी के इनकी चक्करों में पड़ते हैं। आप जानते हैं कि हमारे भंडार में कितना सारा गेहूं पड़ा हुआ है, और आप ये 100 दाने के पीछे पड़ गए हैं कि मैंने कहाँ रखा है। ऐसा वो जवाब देती है। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। तारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। राजा बहुत निराश हो जाते हैं कि अरे, चारों बेटियों को मैंने गेहूं की 100 दाने दिए, लेकिन किसी ने भी 100 दानों का सही उपयोग नहीं किया। अब राजा की सिर्फ एक तीसरे नंबर की लड़की से ही उसके उम्मीदें थी कि शायद तीसरी बेटी कुछ उसका सही इस्तेमाल किया हो। तभी दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। पानियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही है। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को पर इतनी अधिक फसल तैयार की है। अब राजा है उसकी उम्मीद तीसरी बेटी से ही रहती है। तीसरी नंबर की बेटी जो है राजा के पास आती है और वो कहती है कि चलिए पिताजी, मैं आपको लेकर चलती हूँ और आपको बताती हूँ कि वो 100 दानों कहाँ है। राजा और तीसरी बेटी जो है रथ पर सवार होकर जाते हैं और नगर पार करते जाए, खेत की तरफ बढ़ते हैं। नगर पार हो जाता है और खेत की तरफ बढ़ते हैं, तो राजा बोलते हैं कि अरे, आखिर तुम मुझे कहाँ कहाँ घुमा रही हो, 100 दाने कहाँ है, मुझे बता दो ना। वो बोलते हैं। तब थोड़ी देर में रथ जो है वो एक हरे भरे खेत के सामने जाकर रुक जाता है। वहां पर राजा देखते हैं कि वहां पर गेहूं की बालियां झूम रही है, और वो देखकर ऐसा लगता है जैसे उनको राजा को वो बालियां कोई गीत सुना रही है। वो हैरत से अपनी बेटी को देखते हैं, तीसरे नंबर की, कि अरे ये क्या है। तब तीसरी बेटी जवाब देती है कि पिताजी, आपने जो मुझे 100 दाने दिए थे वो मैंने खेत में बो दिए थे, और फिर उससे फसल जो आई उससे फिर मैंने दाने निकाले, फिर मैंने बोए, फिर दाने निकाले, फिर बोए, और आज देखिए आपके सामने लाखों लाख दाने, गेहूं की बालियां जो है झूम रही है और लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को क्या किया था, बोकर उसकी फसल तैयार की थी। तो ये आज हमारी फसल जो है तैयार हो गई है गेहूं की। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। राजा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे अपने राजपाट संभालने के लिए उत्तराधिकारी मिल गया है।
और तुम ही मेरे राज की उत्तराधिकारी हो, तुम ही मेरी राजगद्दी संभालोगी। यहाँ देखो बच्चों, फलस्वरूप गेहूं की बालियां देखो हवा में झूम रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। ऐसा लग रहा है कि वो झूम झूम कर हमको सुना रही है, कोई गीत सुना रही है ना। अच्छा लग रहा है हमको, ऐसा लग रहा है कि हम कोई अच्छा सा गीत सुन रहे हैं। अब देखो बच्चों, ये हमारा आज का पाठ जो है वो खत्म हो गया 22 पर। आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी और आप लोगों को उसका आंसर देना है। देखो यहाँ पर बच्चों, सूचना के अनुसार कृतियां करो। उत्तर लिखना है हमको। गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया? चारों बहनों ने क्या किया गेहूं के दानों का? बड़ी लड़की ने क्या किया, दूसरे नंबर की लड़की ने क्या किया, तीसरे नंबर की लड़की ने क्या किया और चौथे नंबर की लड़की ने क्या किया? आप लोगों को आंसर देना है। कौन बताएगा बेटा? एक एक भी बताएंगे तो चलेगा। टीचर मैं बताऊं आरुष? बेटा बता दो। टीचर पहली बेटी ने दारू को फेंक दिया, दूसरी ने संदूकची में संभाल कर रख दिया, तीसरी ने उसे बो दिया और चौथी और लास्ट वाली बहन ने उसे खा लिया भुनवा कर। वेरी गुड बेटा, सही उत्तर है। और कोई बताएगा? और किसी को आएगा आंसर बताने बेटा? और कौन बताएगा बच्चों? टीचर मैं विशाखा बोलूं? विशाखा। हाँ बेटा बोलो, विशाखा बोलो। टीचर, गेहूं के दाने को चारों बहनों ने किया। बड़ी बहन ने दोनों को खिड़की के बाहर फेंक दिया, दूसरी बहन ने दोनों को चांदी के डब्बी में मखमल के थैले में रखा। तीसरी बहन ने दानों को अपनी खिड़की के पीछे वाली जमीन में बो दिया। चौथी बहन ने दोनों को भुनवाकर खा डाला। वेरी गुड बेटा, सही आंसर है। अब हम देखो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आप लोगों ने जो आंसर दिया, अब देखो यहाँ पर वही आंसर है। गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया? बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया, दूसरी बहन ने उन दानों को चांदी की डिब्बी में डालकर संदूकची में सहेज कर रखा, तीसरी बहन ने सोच समझकर दाने जमीन में बो दिए और छोटी बहन ने दाने डुबाकर खा लिया। बेटे बच्चों ये देखो, आप लोगों को मैंने जो टॉपिक समझाया है उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर, ये आंसर आप लोगों को आता है तो आप लोग लिख लेना नोटबुक में अपनी, ठीक है। इसके बाद देखो, अब हमको दूसरा क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, तीन तीन ऑप्शन दिए हुए हैं और हमको जो सही है उसको लिखना है। पहला है जरूर इसके पीछे कोई डैश होगा, उद्देश्य, हेतु, मकसद। क्या आंसर आएगा इसके अंदर? पहले का आंसर क्या होगा? हाँ बोलो बेटा। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। वेरी गुड, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। अब सेकंड है, सो मैं उन्हें डैश खा गई, भिगोकर, भुनवाकर, पकाकर। टीचर मैं बोलूं गायत्री? कौन? क्या बेटा कौन बोलेगा? मिस गायत्री। बोलो बेटा बोलो। सो मैं उन्हें भुनवाकर खा गई। वेरी गुड, सो मैं उन्हें भुनवाकर खा गई। अब तीसरा देखो, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची डैश हो, रानी, युरानी, उत्तराधिकारी। टीचर मैं बोलो आरुष? हाँ बोला, बोलो बेटा बोलो। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। वेरी गुड, तुम ये मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। चौथा देखो बेटा, इसे तुम अपने पास रखो, डैश साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। 4, 7, 5। हाँ बेटा बोलो। बोलो बेटा बोलो। 5। पूरा सेंटेंस पढ़ो। इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं उन्हें मांगूंगा। वेरी गुड, ये आप लोगों को समझ में आ गया
ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आप लोगों को नोटबुक में लिखना है। अब देखो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो है वो परिणाम लिखना है। परिणाम क्या हुआ, परिणाम लिखो। पहला क्वेश्चन है गेहूं के दानों को बोने का परिणाम। गेहूं के दाने जब बोए तो क्या परिणाम हुआ, कौन आंसर देगा। परिणाम यानी क्या हुआ जब गेहूं के दाने बोए तो। गेहूं के दानों को बोने का परिणाम, गेहूं के दाने जब हम जमीन में बोते हैं तो क्या हो जाता है, उसका हमको क्या फल मिलता है। मैं बोलूं नेहा, हाँ बोलो बेटा। गेहूं के दानों को बोने के बाद लाखों लाख दानों के रूप में फसल उग गई। वेरी गुड। गेहूं के दानों को बोने का परिणाम क्या हुआ कि गेहूं के दाने बोने के बाद लाखों लाख दानों के रूप में अच्छी फसल गेहूं की तैयार हो गई। और कौन पढ़ेगा। मिस मैं गायत्री बोलूं। हाँ बेटा बोलो। गेहूं के दाने को समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए और बहुत सारे दाने निकले। वेरी गुड बेटा। अब सेकेंड क्वेश्चन है सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। चारों बहनों ने उत्तर दिया ना, जब राजा उनको बुलाकर अपने पास पूछते हैं तो चारों बहनों का क्या क्या जवाब देते हैं, तो राजा को क्या परिणाम होता है उस राजा पर उनके उत्तर सुनकर। मिस राजा को थोड़ा बुरा लगता है, बुरा लगता है और निराश हो जाता है राजा। हाँ वेरी गुड। जब चारों बहनें अपने आंसर देती हैं तो राजा बहुत निराश हो जाता है। और कौन बताएगा आंसर बेटा। सभी के उत्तर सुनकर राजा को बड़ी निराशा हुई। वेरी गुड। सभी के उत्तर सुनकर राजा को बड़ी निराशा होती है। अब तीसरा देखो दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम। क्या होता है परिणाम जब दूसरी राजकुमारी संदूकची में दाने रख देती है तो। मिस मैं बताऊं गायत्री। टीचर मैं बताऊं विशाखा। हाँ बेटा बोलो। गेहूं सड़ गए। बोलो बेटा। मिस दूसरी राजकुमारी का संदूक में दाने रखने का परिणाम यह है कि गेहूं सड़ गए। वेरी गुड। दूसरी राजकुमारी जब संदूकची में दाने रख देती है तो वो दाने सड़ जाते हैं। 5 साल तक कोई भी चीज थोड़ी अच्छी रहेगी, तो दाने जो है वो 5 सालों में एकदम सड़ जाते हैं। वेरी गुड। अब चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। क्या होता है जब राजा एकदम गुस्से से पूछता है पहली राजकुमारी को, तो क्या होता है परिणाम। पहली राजकुमारी क्या करती है फिर जब। बोलो कौन बोलेगा वो बेटा। सच बताती है। पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने से वह सच बताती है। वेरी गुड। जब राजा कड़क कर पूछते हैं तो पहली राजकुमारी सच्ची बात राजा को बता देती है। अब देखो बच्चों ये हमारा पार्ट हो गया, दूसरा हमारा हिंदी का पार्ट हो गया वारिस कौन। इसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं। आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक में लिखना है। और ग्रह पार्ट जो है वो आप लोगों को ऐसी कहानियां पढ़ना है जिससे हमको कोई सीख मिले और समय और समय का सदुपयोग करना है। और और क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आंसर है याद कर लो। और इससे हमको ये सीख क्या मिलती है हमको कि अगर हम समय का और हमको उस वक्त जो साधन उपलब्ध होता है उनका इस्तेमाल अकलमंदी से करें, समझदारी से करें, तो हमको जीवन में सफलता प्राप्त होती है। हम हमेशा जीवन में सफल होते हैं। इसलिए बच्चों आप लोग भी समय का सही इस्तेमाल करो। आज जो समय चल रहा है वो बहुत कठिन चल रहा है। हर तरफ कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, सब परेशान है, सबके जॉब चले गए हैं कोई। तो इस ऐसे हालात में क्या करना है, हमको समझदारी का सबूत देना है, अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, उनको हिम्मत देना है। और आप लोग को भी समझदारी से समय का इस्तेमाल करना है। जो हमको आज समय मिल रहा है ये खराब समय चल रहा है हमारा, लेकिन हमेशा हमारा समय खराब नहीं चलेगा। ऐसा हमारे माँ बाप को भी हिम्मत देना है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का भी जॉब चला गया है, वो भी बहुत परेशान है।
तो आप लोगों को हिम्मत देना है और उनको बताना है कि ये समय जो है वो फिर बीत जाएगा और फिर आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा होगा। तो अभी हमारे पास जो समय है, जो साधन है, हम उनको अच्छे से इस्तेमाल करें समझदारी से, तो हमारा आने वाला समय जो है वो बहुत अच्छा होगा और हम भी सफलता पाएंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक ये समाप्त होता है। धन्यवाद।